हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। In the last two series, we discussed about the manufacturing sector and the agriculture sector. Now comes to the third pillar of the Indian economy, that is the service sector. जी हाँ, हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में, which is the third pillar of Indian economy and the territory sector. Service sector is also known as territory sector. ठीक है? So, without wasting time, let's start the session. हमने देखा सर्विस सेक्टर विच इज द थर्ड पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रैपिडली ग्रो फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। इन द लास्ट फ्यू इयर्स से सर्विस सेक्टर अपने कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर्विस सेक्टर कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। हम बात करें कुछ एक्टिविटीज की, लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट सम एक्टिविटीज लाइक बैंक, एजुकेशन, financing, tourism, hospitality, real estate, इंश्योरेंस। तो हम इन सब एक्टिविटीज को कलेक्ट करके एक कंट्रीब्यूट करके एक सेक्टर क्रिएट करते हैं, दैट इज सर्विस सेक्टर, which means service sector includes the activities like banking, education, real estate, financing, insurance, tourism activity, hospitality activity, healthcare. ठीक है, इन एक्टिविटीज को कंक्लूड करके हम एक सेक्टर क्रिएट करते हैं, दैट इज सर्विस सेक्टर। हमने देखा कि सर्विस सेक्टर इन द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों से सर्विस सेक्टर कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। रीजन, हम बात करें एजुकेशन फैसिलिटीज या टूरिज्म फैसिलिटीज या हेल्थ केयर फैसिलिटीज, गवर्नमेंट इन्हें टाइम टू टाइम कोई ना कोई स्कीम प्रोवाइड करा के, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा के इन्हें प्रमोट करता है। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इनको प्रमोट करना। ठीक है, तो अगर ये एक्टिविटीज प्रमोट होंगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर प्रमोट होगा। सर्विस सेक्टर कुछ लास्ट ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है एंड कंट्रीब्यूट अबाउट 54% टुवर्ड द जीडीपी, 54% टुवर्ड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टुवर्ड्स द जीडीपी। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर कंटिन्यू ग्रो कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ईयर्स के लिए प्लान लेके चल रहा है। कुछ प्लान्स लेके क्या चल रहा है कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2025, हेल्थ केयर इंडस्ट्री रीच्ड investment of rupees 372 billion US dollar. Continuous growth के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, क्या प्लान करके चल रहा है, बाय द एंड ऑफ ईयर 2025 द हेल्थ केयर इंडस्ट्री रीच इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 372 बिलियन US dollar. By the end of year 2023, IT and business services reach investment of rupees 14.3 billion US dollar with 8% growth. And by the end of year 2025, India's digital economy reached investment of rupees 1 trillion US dollar. ये डाटा याद नहीं करना है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
हम अगर देखें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर अगर कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस ईयर उस टर्म को लेके कितनी इनिशिएटिव्स ले रही है या कितने प्लान करके अपने फर्दर अप्रोच कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान कर रही है कि इन द फ्यू ईयर्स, बाय द एंड ऑफ ईयर 2025, हेल्थ केयर इंडस्ट्री रीच इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 372 billion US dollar. And in the year 2023, IT and business services reached investment of 14.3 US billion dollars with a growth of 8%. And by the year of 2025, India's digital economy reached investment of 1 trillion US dollar. Again, I'm saying ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट? यहां तक क्लियर होगा कि सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? अबाउट 54% टुवर्ड्स जीडीपी। सर्विस सेक्टर किन किन एक्टिविटीज को इंक्लूड कर रहा है? बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फाइनेंसिंग। ठीक है, नाउ the service sector is a key driver of India's economic growth. Nikkei's India Service Purchasing Manager Index stood 53.8 in May 2019. Again, Nikkei's India's Servicing Purchase Manager Index also show the health of the sector. Means हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। ठीक है, indicating an expansion but fall in June 2019 to 49.6 as per the present data. In the July 2021, this index show about 45.4%. Got it? Strong overseas demand and new export business opportunities help to boost sales in the country. Service exports are a key driver of India's growth, and India's rank as the 8th largest exporter. Now, important. Exam में पूछा जा सकता है. India ranked as the 8th largest exporter of commercial services in world 2017. In the world in 2017, India is currently the second largest telecommunication market and has the second highest number of internet user in the world. India is the 8th largest exporter in the commercial service in the world. ठीक है, currently second largest telecommunication market. India has the second largest telecommunication market and in the second highest number internet user in the world. Got it? यहां तक समझ में आया? Now comes to the major government initiatives. एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए? फर्स्ट वन, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्विस एक्सपोर्ट फॉर द फ्रॉम इंडिया स्कीम। गवर्नमेंट ने एक स्कीम प्रोवाइड कराई, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया स्कीम। इसका मेन बेनिफिट क्या था? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगा, उतना ज्यादा मार्केट डेवलप करेगा। ठीक है, SEIC Service Export from Indian Scheme is aimed at promoting export. Keywords को highlight करेंगे of services from India by providing duty script credit. By providing duty script credit for eligible export. Now, duty script credit क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट होता है. It's a type of incentive. Incentive. It is a type of incentives provided 3 to 5% for exporters. सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का मेन मोटिव क्या था? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। ठीक है,
क्या प्रोवाइड करा रहे थे? ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट, ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट क्या होता है? ये एक इंसेंटिव होता है, एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे 3 to 5% वो उसे एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। एक्सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इन डिफरेंट वेज बाय द अप्रूवल ऑफ DGFT, with the approval of DGFT, Director General of Foreign Trade. Of Foreign Trade, Director General of Foreign Trade. Now, second one, under this scheme, a reward of 3 to 5% of net foreign exchange earned is given for Mode 1 and Mode 2 services. Mode 1 and Mode 2 service में गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 to 5% का इंसेंटिव प्रोवाइड करा जा रहा है फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। जितना उसने एक्सपोर्ट किया, उसने अर्न किया, जितना उसने एक्सपोर्ट करके अर्न किया, उसे 3 उस पर कस्ट। अब ये तो हम सबको पता है कि कुछ एक्सपोर्टर कोई एक्सपोर्ट करके अर्न कर रहा है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उस पे 3 to 5% ऑफ द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उसे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन, in the midterm review of foreign trade policy 2015 to 20, SIC incentives to notified services were increased by 2%. अब FTP क्या होता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करता है, 5 years के लिए एक प्लान एस्टैब्लिश करता है, एक पॉलिसी प्रोवाइड कराता है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन से हमें जो भी मार्केट में, फॉरेन मार्केट से हमें जो भी बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, बाइंग एंड सेलिंग करनी है, या तो एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट 5 year का एक प्लान एस्टैब्लिश करता है, एक 5 year के लिए पॉलिसी प्रोवाइड कराता है। अप्रैल 2015 द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 2020 is started in April 2015 and in the March 2020। ठीक है, इसे क्या करता है, गवर्नमेंट प्लान एस्टैब्लिश करता है, इसे हर ईयर रिव्यू करता है बाय द प्रेजेंट सिनेरियो को देख के अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उसे रिव्यू करता है और फर्दर अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कराता है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 2020 SIAC इंसेंटिव्स को रिव्यू किया गया और उसमें इंक्रीज किया अप टू 2%। फर्स्ट स्कीम क्लियर है? फर्स्ट स्कीम सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसमें ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है 3 to 5% फॉर द एक्सपोर्टर, 3 to 5% ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्पावर्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी by providing informations and fulfilling the needs of citizens. नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोसाइटी को और इकोनॉमी को एम्पावर करना है, मींस इंक्रीज करना है, उन्हें फर्दर ग्रोथ करना है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन मींस इन सोसाइटी में सिटीजन्स को कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन
and fulfilling the needs of the citizens. The National Digital Communication Policy 2018 envisages three missions. First, Connect India, creating robust digital communication infrastructure. Propel India, enabling next generation technologies and services through investments, innovation and IPR generation, intellectual property rights. And Secure India. Important point क्या है? National Digital Communication Policy 2000 India has three missions. First, Connect India. Second, Propel India. And third, Secure India. Got it? Now, third one, National Tourism Policy. National Tourism Policy 2015. Issued by Ministry Union Ministry Union Ministry of Tourism. नेशनल टूरिज्म पॉलिसी प्रोवाइड की बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया में टूरिज्म फैसिलिटी को इंक्रीज किया जाए, इंडिया में टूरिज्म को इंक्रीज किया जाए, जिससे बाहर के लोग आएंगे, इंडिया के चीजों को देखेंगे, इंडिया में टूरिज्म प्रमोट होगा, फॉरेन करेंसी आएगा. ठीक है. Formulation of National Tourism Policy 2018 that would encourage the citizen of India to explore their own country as well as position of the country as a must-see destination for global travelers. क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या प्रोवाइड कराया कि इंडिया को एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाया जाए फॉर द ग्लोबल ट्रैवलर्स, जो इंडिया को मस्ट सी डेस्टिनेशन मीन्स हमें ये डेस्टिनेशन देखना है, मीन्स ये डेस्टिनेशन हमें मस्ट का सी करना ही है, मतलब देखना है, तो टू मेक इंडिया एज अ मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल ट्रैवलर्स. ऑलराइट. Now comes to the next one. National Health Policy. National Health Policy 2017. Ministry of Health. And Family Welfare. Ministry of Health and Family Welfare issued the National Health Policy in 2017. ठीक है. This is the third health policy. फर्स्ट पॉलिसी ये इंडिया में थर्ड टाइम इंडिया में लॉन्च हुई नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2017. फर्स्ट पॉलिसी was launched in 1983. Second policy was launched in 2002 and third policy was launched in 2017. The Union Cabinet Government of India has approved National Health Policy 2017, which will provide the policy framework for achieving universal health coverage and delivering quality healthcare services to all at an affordable cost. अब किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी होगी तो किसी भी काम को, अगर कोई पर्सन किसी भी काम को कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो. अगर उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो किसी काम पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करेगा. अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसके साथ उसकी हेल्थ उसे सपोर्ट नहीं कर रही, मीन्स उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, उसके साथ कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज है, तो वो अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो उस हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी इश्यू की गई. उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? एक ऐसे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए एट अ रीजनेबल प्राइस. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज
मेडिकल फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते या मेडिकल बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते ड्यू टू हाई कॉस्ट। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि एक हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो एट अफोर्डेबल कॉस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट वन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स and development. National Education Policy 2016, Ministry of Human Resource and Development. The new 2016 National Education Policy considers education as an utmost important parameter in the country. 2016 new education policy majorly focused on quality of education as well as innovation and research in the sector. अब एक कंट्री के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा कि वहां के लोग पढ़े लिखे हो, मीन्स एजुकेटेड लोग हो। एक चीज तो हमने सुनी हुई होगी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, विच मीन्स अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर है, वो अपनी फैसिलिटीज या बेनिफिट जो उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उसके लिए अवेयर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, एजुकेशन सेक्टर में रिसर्च हो जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स एजुकेशन में स्टूडेंट्स को मिल सके। गॉट इट? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। FDI policy. 100% FDI is allowed under automatic route in the air transport services, regional air transport services and domestic scheduled passenger airlines. FDI पॉलिसी में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर में कितने परसेंट का विदेशी पैसा, जो विदेशी कंपनियां, विदेशी कॉर्पोरेट या विदेशी गवर्नमेंट, फॉरवर्ड गवर्नमेंट्स या कोई विदेशी कंपनी इंडिया मार्केट में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन कर सकती है, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो 100% एफडीआई अलाउ हुआ इन द ऑटोमेटिक रूट। हम की वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, ऑटोमेटिक रूट, 100% एफडीआई इन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड डोमेस्टिक शेड्यूल एयर पैसेंजर्स एयरलाइंस। ठीक है। सेकेंड वन, 100% FDI in foreign carriers, aviation of foreign carriers. Again 100% FDI under the automatic route in tourist, hospitality. Now important, subject to applicable rules and regulations. FDI का मीन्स ये नहीं होता कि हमने गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया और बाहर के लोगों ने बिना कोई लॉ फॉलो किए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर। दे मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फर्स्ट वन हमने क्या देखा, 100% एफडीआई अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड डोमेस्टिक एयरलाइन सर्विसेज। सेकेंड वन, 100% FDI allowed for the aviation of foreign carriers. Third one, 100% FDI allowed under the automatic route in tourist facilities and hospitality, subject to the rules and regulations. The government of India allowed 100% FDI in education sector through automatic route. For the healthcare sector, again 100% FDI under the automatic route. Now comes to the next one. 100% FDI for the education. 100% FDI allowed for the healthcare sector. In the greenfield projects and brownfield projects, investment up to 100% FDI
is permitted under the government route. Healthcare sector में 100% FDI allowed under the automatic route. Important point है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना. हेल्थ केयर सेक्टर में FDI अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, बट इन द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स FDI is allowed. FDI 100% FDI is allowed, but for the by the government route. Sorry, by the government route. Got it? Second one, FDI cap in the telecom sector have been increased for 100% from the 74%. Out of 100%, 49% will be done through automatic route and the rest will be done to the FIBP approval route. FIBP approval route. ध्यान समझेंगे. टेलीकॉम सेक्टर 100% FDI अलाउड. पहले क्या इन्वेस्टमेंट रेट था? 74%. ठीक है, 74% से इंक्रीज किया उसे 100%. आउट ऑफ द 100%, 49% 51%. 49% done through automatic route and 51% done through approval route. Approval of FIBP, foreign investment promotion board. इस बोर्ड का मेन काम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि बाहर कंपनीज कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, कितने इन्वेस्टमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, या कोई कंपनी सेटअप करना चाहती है, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है, उसके लिए इसे अगर अप्रूवल रूट में है तो उसके लिए FIPB की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है. ये देखता है कि मतलब अगर ऐसा कोई कंपनी ना हो, कि ऐसा कुछ ना हो कि बाहर की कंपनी आने से हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्टर है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसको हार्म हो, या जो यहाँ के बिजनेस हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें कोई हार्म हो. ठीक है, तो टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI अलाउड है. आउट ऑफ द 100%, 49 अंडर अप्रूवल ऑटोमेटिक रूट एंड 51% अंडर अप्रूवल रूट. Approval of FIPB, Foreign Investment Promotion Board. Got it? Government has allowed 100% FDI in railway sector for approved list of projects. For the important point है approved list of projects, or not for the railway, for the production of components of railway. Components रेलवे सेक्टर में नहीं, रेलवे के जो कंपोनेंट्स प्रोडक्शन होता है, जो कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए 100% FDI अलाउड किया गवर्नमेंट ने अंडर द अप्रूव प्रोजेक्ट, और वो भी अप्रूव प्रोजेक्ट्स के थ्रू. गॉट इट? नेक्स्ट वन, FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इंश्योरेंस सेक्टर, व्हाट इज द लिमिट ऑफ FDI इन द इंश्योरेंस सेक्टर? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द आंसर इज 49% एंड द 49% which was raised. पहले कितना रेट था? पहले कितनी रेट थी? 26%. उसे रेज करके गवर्नमेंट ने कहां तक लेके आया? 49%. FDI limit for insurance companies have been raised from 26% to 49% and 100% for insurance intermediates. Now again important point, confused नहीं होना है. इंश्योरेंस कंपनी के लिए 49% एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के लिए 100%. गॉट इट? ऑल राइट. अब तक हमने क्या समझा? वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर. हमने इस सीरीज में सर्विस सेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी समझा. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. हमने इंडियन इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स, फर्स्ट वन एग्रीकल्चर, सेकंड वन मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. वीडियो को दोबारा देखना. उससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी जनरेट होती है, तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं. मैं उसे डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगी. सो इसे ध्यान से समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एवरीवन एंजॉय योर डे. थैंक यू.